जब वेंडर चेंज हुआ, किन संदर्भों के तहत अब कुछ क्राइटेरियाज होंगे ना वेंडर के। भाई अगर आपको परीक्षा करवाने के लिए चुना जा रहा है तो कुछ क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने होंगे। ये तो फिक्स है कि इसमें भ्रष्टाचार आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। आप देखिए मैम, जितने भी बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं, चाहे मैं मुखर्जी नगर की बात कर लूँ, करोल बाग की बात कर लूँ, अदर जो आपके सेंटर्स है वहाँ की बात कर लूँ, बच्चे अगर दिल्ली पढ़ने आए हैं तो सारा बच्चा इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा सशक्त नहीं है। उनके पेरेंट्स या तो कहीं मजदूरी कर रहे हैं या तो उन्होंने अपना कोई ना कोई खेत बेचा होगा। महिला सशक्तिकरण की भी तो आप बात करते हो, आप कहते हो महिलाओं तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप दे रहे हो। और 500 किलोमीटर कोई अपनी बच्ची अगर नहीं भेजना चाह रहा है, उसने 1 साल प्रिपरेशन करी है, तो वो बच्चा क्या करेगा। एक वर्ड यूज किया जाता है, आपदा में हम अवसर तलाश लेते हैं। जब इतना पैसा खर्च करके जा रहा है छात्र, तो उसको सेंटर पे एक बैग जमा करने के लिए 50 से 20 रुपए देना पड़ रहा है। किस बात का, कहाँ उल्लेखित कहाँ पे, मैं ये पूछना चाहती हूँ। सेंटर्स का पता क्या हाल है, वो कहते हैं कि आपके साथ में अगर कोई आया है तो आप उसको बैग दे दीजिए। 1000 किलोमीटर आप सेंटर देते हो, 2001 लोगों का जाने का लग रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति स्वयं ठीक नहीं है, तो किसको साथ में लेकर के आएगा। बहुत सारे सेंटर्स ऐसे थे जिन्होंने 100-150 रुपए चार्ज किए आपके सिर्फ और सिर्फ बैग रखने की। लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात मैं आपको बता रही हूँ, कैंपस सेकेंड, अंदर जाकर के उस समय जो भी छात्र होंगे उनको पता होगा, कई ऐसे थे जिनसे कहा गया कि तुम फोन दो, सिर्फ फोन हम जमा कर रहे हैं तुम्हारा 20 रुपए में, बैग नहीं जमा करेंगे। नेशनल लेवल एग्जाम का क्वेश्चन, इस साल के तो क्वेश्चन जो आए थे हमें पिछले साल और उसके पिछले साल भी कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे। एक क्वेश्चन मुझे याद है क्योंकि उस क्वेश्चन को लेकर के काफी ज्यादा बवाल यहाँ पर मचा था। नमस्कार दर्शकों, एसएससी परीक्षा जो रद्द हुई है वो मामला आप सबके कानों तक तो जरूर पहुंचा होगा। उसी संदर्भ में आज प्राची मैम से मैं बात करने आई हूँ। हम जानेंगे कि ये क्या था, ये पूरा मामला, प्रोटेस्ट हुआ, लाठीचार्ज हुआ, बच्चों को क्या क्या तकलीफ हुई, इस सब बारे में मैम हमें बताएंगी। तो सबसे पहले मैम, ये देश का दुर्भाग्य है, शिक्षा और बच्चों और शिक्षकों को आज जो सड़क पे उतरना पड़ रहा है वो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले बता दूं कि ये जो एसएससी एग्जाम है इसमें ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ है कि इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। अगर पहली बार हुआ होता तो हम कह सकते थे कि भाई अब इसे ठीक कर लिया जाएगा, कि हर बार आश्वासन दिया जाता है बच्चों को कि अब ये जो नकल की व्यवस्था जो हो जाती है, आपकी पेपर लीक हो जा रहा था, इन सारी चीजों को लेकर के कानून भी बना दिए गए। 2024 में विधेयक आया है बाकायदा, जिसके लिए कि आपकी जो परीक्षाएं हैं इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ियां नहीं होंगी, पाया जाता है। तो हर स्टेट ने अलग अलग अपने कानून भी बना रखे हैं। कई कानून तो ऐसे हैं जो उम्र कैद की सजा का प्रावधान भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सारी समस्याएं आ रही। विश्व गुरु बनने की और गुरुओं को लाठियां पड़ रही है, गुरुओं को यहाँ पर लाठियां पड़ रही है, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि किस प्रकार की जो हम लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, हम व्यवस्था की बात करते हैं, हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, तो वो कैसे, किस संदर्भ में हम ये बातें कह रहे हैं जी। ठीक है। और एसएससी के एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी जो समस्या इस बार रही यहाँ पर हुआ ये कि एग्जाम सेंटर्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और दूसरा ये था कि जो वेंडर थे जिनको दिया गया एडुकेटेड, ठीक है, अभी तक जो एसएससी के एग्जाम्स होते थे वो हमारा जो टीचर्स था वो कंडक्ट कराता था, तो थोड़ी बहुत जो बेहतर व्यवस्थाएं हैं वो छात्रों को मिल पाती थी। लेकिन अभी वेंडर चेंज किया गया, वेंडर में आ गए आपके एडुकेटेड, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा तो ये हो जाता है कि जब वेंडर चेंज हुआ, किन संदर्भों के तहत अब कुछ क्राइटेरियाज होंगे ना वेंडर के। भाई अगर आपको परीक्षा करवाने के लिए चुना जा रहा है तो कुछ क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने होंगे। अब ये तो फिक्स है कि इसमें भ्रष्टाचार आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि टीचर्स जैसी कंपनी से लेकर के हमने टेंडर दे दिया किसको, एडुकेटेड, जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, तो कैसे उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने ये टेंडर दे दिया। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, चलिए ब्लैक लिस्टेड था, आपने भ्रष्टाचार किया, अरबों रुपया, उसने करोड़ रुपया दिया होगा, ये भी माने, तो बच्चों का भविष्य आपने अरबों रुपए में बेच दिया जी। वो बच्चा जो ग्रामीण तबके से आता है, वो बच्चा जिसमें से बहुत सारे बच्चों के माता पिता ने शायद अपनी खेतियां बेच दी हों, ये सच है। आप देखिए मैम, जितने भी बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं, चाहे मैं मुखर्जी नगर की बात कर लूँ, करोल बाग की बात कर लूँ, अदर जो आपके सेंटर्स है वहाँ की बात कर लूँ, बच्चे अगर दिल्ली पढ़ने आए हैं तो सारा बच्चा इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा सशक्त नहीं है। उनके पेरेंट्स या तो कहीं मजदूरी कर रहे हैं या तो उन्होंने अपना कोई ना कोई खेत बेचा होगा, वो बेचारे तब आकर के यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। एक तो उनको यहाँ पर रेंट की मार पड़ती है, दूसरी तरफ आयोग की मार पड़ रही है, और तीसरी तरफ आप देखिए कि पहले तो भर्तियां नहीं निकलती हैं, तो ये आयोग ही मार रहा है, और उसके बाद जब भर्ती निकलती है तो परीक्षाएं कैंसिल हो रही हैं, परीक्षा पेपर लीक हो रहे हैं, और इस तरीके की व्यवस्थाएं दी जा रही है। आपने अभी बात की कि कई बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि उनके पास पैसे नहीं होते, सशक्त नहीं होते उतना इकोनॉमिकली,
तो अभी सुना कि सेंटर जो है वो 500 किलोमीटर दूर अंडमान में भी एक सेंटर निकल कर आया, तो वो बच्चे जो अपना यहाँ का ही पालन पोषण ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, मुखर्जी नगर में रहकर भी या घर से भी कर रहे हैं, वो इतना टिकट का और हर चीज़ कैसे, मतलब वो क्या सोच के रखा है सेंटर? ये तो सेंटर की बात रही कि 500-600 किलोमीटर दे दिया गया। वैसे ये क्राइटेरिया, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको भैया 500-600 किलोमीटर सेंटर देना चाहिए। एटलीस्ट उसमें गर्ल्स भी थी। महिला सशक्तिकरण की भी तो आप बात करते हो, आप कहते हो महिलाओं तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, आप दे रहे हो। और 500 किलोमीटर कोई अपनी बच्ची अगर नहीं भेजना चाह रहा है, उसने 1 साल प्रिपरेशन करी है, तो वो बच्चा क्या करेगा? अब ये तो रही मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, कि लड़कों को भी तो समस्याएं हो रही होंगी कि उनको हजार किलोमीटर दूर जाना है पेपर देने के लिए। बहुत सारे छात्रों ने तो इसलिए सिर्फ पेपर अपना छोड़ दिया कि भैया अनजान शहर, उनको नहीं पता है कहाँ पर क्या हमारा सेंटर है, सही सेंटर की लोकेशन भी कई बार नहीं दिख रही है। हम तो गूगल का यूज करते हैं ना, लोकेशन भी नहीं पता चल रही है वहां पर बच्चे सेंटर देने जा रहे हैं। मतलब बच्चे एक तो टिकट करेंगे और टिकट वो भी कंफर्म नहीं होती, क्योंकि इस टाइम रक्षाबंधन का समय है, ऑलरेडी सारी आपकी वेटिंग में, तो बच्चा धक्का खाता हुआ जाता है ट्रेन में। उसके बाद अगर वो पहुंच गया है वहां धक्का खाते हुए, तो वो देखेगा रूम्स, और उसमें भी सबसे ज्यादा फायदा लोग क्या है, अपॉर्चुनिटी। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि अगर कोई आया है कि एक वर्ड यूज किया जाता है, आपदा में हम अवसर तलाश लेते हैं, ठीक है। तो आपदा में अवसर पता है कौन तलाशते हैं? वो अब रिक्शा वाला कहेगा कि हम 200 रुपए लेंगे सेंटर जाने के लिए, वहाँ उसका पैसा खर्च हो गया। अब उनको पता चल जाएगा एग्जाम है, बच्चे आ रहे हैं, तो होटल जो है एक दिन के लिए 1,500 रुपए आपसे चार्ज करेंगे। बाहर उनको खाना भी खाना है। अब चलिए मैं मिनिमल रेट भी मान लेती हूँ कि किसी होटल का 500 रुपए तो होगा ही होगा ना। वो बच्चा जाएगा, चेक इन करेगा, चेकआउट करेगा, आने जाने का 500 आपने दूर किलोमीटर सेंटर दिया है, तो उसका अगर वो स्लीपर में भी जाता है तो भी उसका 250 से 300 350 रुपए खर्च होना है। वो आपकी मिनिमम है, इतना पैसा उसको देना पड़ेगा। प्लस आने जाने का कन्वेंस आप मान लीजिए, यानी कि आपको एक पेपर देना है, पहले आपने पेपर फॉर्म भरा होगा तब दिए होंगे, अब आप पेपर देने जा रहे हो तब आप वहाँ पर पैसा दोगे, लगभग आपका 1,500 से 2,000 रुपए खर्च हो गया। यहाँ तक हम समझ गए कि इतना पैसा खर्च हुआ है। उससे भी बड़ी चीज़ है कि जब इतना पैसा खर्च करके जा रहा है छात्र, तो उसको सेंटर पे एक बैग जमा करने के लिए 50 से 20 रुपए देना पड़ रहा है। किस बात का? कहाँ पे उल्लेखित कहाँ पे? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कहाँ ये लिखा हुआ है कि छात्र सेंटर पर जाएगा तो उसको 20 से 50 रुपए देना पड़ेगा आपका बैग सबमिट करने के लिए, या तो वो किसी को साथ में लेकर के आए। सेंटर्स का पता क्या हाल है, वो कहते हैं कि आपके साथ में अगर कोई आया है तो आप उसको बैग दे दीजिए। 1000 किलोमीटर आप सेंटर देते हो, 2001 लोगों का जाने का लग रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति स्वयं ठीक नहीं है, तो वो किसको साथ में लेकर के आएगा? और उसको बस सिर्फ बैग दिलाने के लिए वो बाहर लेकर के आएगा। बिल्कुल। तो इसका कोई तर्क बन रहा है, कोई संबंध बन रहा है जो आप कह रहे हो कि नहीं बैग है तो आपको कोई आया ही होगा साथ में, आप उसको बैग पकड़ा दीजिए। आपदा में बिल्कुल अवसर तलाशने का काम सिस्टम कर रहा है, सेंटर कर रहा है। और सेंटर में भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो भाई 5-10 रुपए या 50 रुपए तक ले रहे हैं। बहुत सारे सेंटर्स ऐसे थे जिन्होंने 100-150 रुपए चार्ज किए आपके सिर्फ और सिर्फ बैग रखने, और बच्चा मजबूरी में रखवाता है। मजबूरी है, क्योंकि अब अंदर तो अलाउ नहीं है ले जाना, फोन तो उसको बाहर कहीं ना कहीं रखना होगा। उसमें भी अलग अलग कैसे जमा किया गया, कुछ बच्चों से फोन सिर्फ ले लिया गया कि हम सिर्फ फोन जमा करेंगे, आपका बैग नहीं लेंगे। अच्छा। ये आरओ के पेपर की मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, आरओ का जो यूपी का पेपर हुआ था, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात मैं आपको बता रही हूँ, कैंपस सेकेंड। अंदर जाकर के उस समय जो भी छात्र होंगे उनको पता होगा, कई ऐसे थे जिनसे कहा गया कि तुम फोन दो, सिर्फ फोन हम जमा कर रहे हैं तुम्हारा 20 रुपए में, बैग नहीं जमा करेंगे। बैग का अलग प्राइस, बैग का आप अलग प्राइस ले रहे हो। तो ये किस तरीके की व्यवस्था है? वहाँ पे एसटीएफ खड़ी है, उत्तर प्रदेश पुलिस खड़ी है, पूरा प्रशासन खड़ा हुआ है। बच्चा जाता है पूछने कि सर कहाँ पर बैग रखने की व्यवस्था है, वो कहते हैं हमें कुछ भी नहीं है, मतलब आपको जहाँ रखना है आप रख दीजिए। ये उनके शब्द हैं, क्योंकि मैं वहाँ उपस्थित थी, मैंने उसको लेकर के तब भी वीडियो बनाया था। उसके बाद हमारी सरकार ऐसे नारे देती है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। कैसे आगे बढ़ेगा? तो ये बढ़ेगा कैसे जब तक आप खुद ही सहयोग नहीं करेंगे? व्यवस्था ही सही नहीं है तो कैसे आगे बढ़ेगा? एग्जाम सेंटर ऐसे दिए गए थे 500-600 किलोमीटर, चलो ठीक है, बच्चा वो भी उसने बेयर किया, ठीक तो नहीं था लेकिन उसने बेयर किया, वो गया वहां तक। वहां जा करके एग्जाम सेंटर में पता चलता है कि यहाँ का तो एग्जाम सेंटर जो था वो कैंसिल हो गया, यहाँ पे एग्जाम नहीं हो रहा है। अच्छा, ऐसा भी हुआ है? पहुंच करके पता चलता है एग्जाम नहीं हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल है। ओके, अब बताइए। प्लस कुछ एग्जाम सेंटर ऐसे थे जहाँ पर नीचे भेड़ बकरियां चल रही हैं, ऊपर आपका पेपर हो रहा है, मतलब तबेले के ऊपर सेंटर बनाया गया है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी है भाई, किसी को भी दे सकती, जो पैसा उसको दे करके जाएगा वो उसका सेंटर बन जाएगा। बिल्कुल। कल को क्या पता मुखर्जी नगर में ये नाला है जिसके ऊपर ये लोग भी सेंटर बना सकते, कोई बड़ी चीज नहीं है।
ये कह देंगे कि इतनी खराब व्यवस्था है। और ये सब झेल कर भी अगर बच्चा अंदर पहुंच जाता है, किसी तरह एग्जाम देने को बैठ जाता है, तो मैंने सुना है कि क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए थे जिसको देख के लगता नहीं है कि नेशनल लेवल एग्जाम का क्वेश्चन है। नेशनल लेवल एग्जाम का क्वेश्चन, इस साल के तो क्वेश्चन जो आए थे आपको पिछले साल और उसके पिछले साल भी कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे। एक क्वेश्चन मुझे याद है क्योंकि उस क्वेश्चन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बवाल यहाँ पर मचा था। और स्पेशली अभिनय सर जिन्होंने शुरू किया है आंदोलन, बहुत ही अच्छा कार्य किया उन्होंने, तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने छात्रों की आवाज़ सुनी। उन्होंने उस प्रश्न को लेकर के बहुत सारी बातें की थी। प्रश्न था ये कि डीजे वाले बाबू गाना उस टाइम जो आया था, मतलब आप सोचिए कि किस स्तर से आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बच्चा ये पढ़ेगा कि डीजे वाले बाबू गाने में से कौन सा सिंगर था जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ उसके बाद। इनफैक्ट जब बच्चा प्रिपरेशन करता है तो सिनेमा से, गानों से थोड़ा अपने आप को दूरी रखता है कि सारा ध्यान पढ़ाई पे लगा सके, और फिर सवाल वही आ रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछ रहे हो आप जी। भाई हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े शूरवीर हैं जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन आप प्रश्न किससे पूछ रहे हैं कि वो डीजे वाले बाबू का जो गाना था वो वाला प्रश्न आप बताइए, उसमें कौन फेमस हुआ था सिंगर, आप उसका नाम ले लीजिए। तो ये शिक्षा व्यवस्था है। बिल्कुल ये शिक्षा व्यवस्था है हमारी। इसी पर आप लोगों ने आंदोलन भी किया, कई टीचर्स पहुंचे जंतर मंतर, और वहाँ पे फिर लाठी चार्ज हुआ। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि प्रशासन से बात करने की कोशिश नहीं की इससे पहले, सीधा आंदोलन करने पहुँच गए? पहले प्रशासन को इन्फॉर्म किया गया था, बातचीत हुई थी, यहाँ पर कहा गया था कि आज की डेट इस दिन, तो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर बकायदा उसके लिए वीडियो बनाया गया था कि ऐसे ऐसे आज के दिन सारे टीचर्स को आना है, यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। तो प्रशासन को ऑलरेडी सारी चीज़ें पता थी कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन होने वाला है, सारे जो लोग थे। और धरना प्रदर्शन में बहुत ज़्यादा उद्दंडता ना हो इसलिए छात्रों को बात करने के लिए नहीं ले जाया जा रहा था, सिर्फ टीचर जा रहे थे वहाँ पर बात करने के लिए। तो वहाँ पर क्या जरूरत है, जो टीचर 4-5 टीचर हैं आगे जा रहे हैं, प्रशासन बातचीत करेंगे, यानी कि वो भी चाहते हैं कि व्यवस्था बनी रहे, और वो भी टीचर्स हैं, उनको भी पता है कि भाई हम व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकते, सिविक सेंस तो किसी के पास नहीं होगा। एग्जैक्टली, वो भी पॉलिटी पढ़े लिखे हैं, वो भी आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं, उनको भी अनुच्छेद 19 के बारे में पता है कि भाई हमारे पास बोलने का अधिकार है, और बोलना भी है तो हमें शांति से धरना प्रदर्शन करना है। तो इसलिए वो छात्रों को पीछे छोड़ करके खुद आगे जा रहे थे कि हम आगे जाकर के बातचीत करेंगे। तो वहां पर लाठीचार्ज करने का क्या मतलब है? बिल्कुल, एक तरफ आप भविष्य कहते हैं, एक तरफ आप कहते हो कि शिक्षक अपनी बेहतर तरीके से जिम्मेदारियां निभाएंगे, हमारा जो आज का युवा है वो कल का भविष्य बनेगा, हमारे भारत को आगे लेकर के जाएगा, और 4th इकॉनमी बने हैं तो कल को हम 3rd भी बनेंगे। लेकिन जब आप उसी भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं तो कैसे आप ये कह सकते हो कि आप अपनी इकॉनमी को 3rd लार्जेस्ट बना करके भी अपने भविष्य को संवार पाएंगे? क्योंकि 4th लार्जेस्ट बन करके तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम संवरे हुए हैं कहीं से भी। तो मतलब अपने ही भविष्य पर हम लाठियाँ चला रहे हैं। तो जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन हुआ वो लाठीचार्ज के साथ एंड हुआ। उसके बाद अभी बातचीत की गई है मिनिस्टर से, नीतू मैम और ऐसे कई टीचर्स वहाँ पे पहुँचे हैं जिन्होंने बातचीत की है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि एसएससी का जो पेपर है वो वापस होगा, और बच्चों को इनफैक्ट जो 100 रुपये का एक चला था कि क्वेश्चन अगर गलत है तो 100 रुपये पहले जमा कीजिए, तो वो भी रिफंड होगा अगर बच्चे का आंसर सही हुआ। तो ये सब जो बातचीत हुई है उससे आप सहमत हैं, मतलब संतुष्ट है? 80% जो चीज़ें हैं वो रिजॉल्व हुई हैं इस चीज़ में कि हाँ भाई जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी उनको सॉल्व किया जा रहा है। बट देखिए, सॉल्व तो हर बार हो जाती है ना, मतलब इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट करने के बाद, बच्चों को इतना प्रॉब्लम होने के बाद अपने किसी मुद्दे को सॉल्व किया, लेकिन आप ये आश्वासन दो कि ये चीज़ें आगे नहीं होंगी। आगे यही जो हमें देखने को मिल रही है रिपीटेशन, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2018 में 6 एग्जाम कैंसिल हुए, यूपी में। इसके बाद 2020-21 अगेन आपके छोटे मोटे एग्जाम्स जो होते हैं वो कैंसिल होते रहते हैं। आरओ एग्जाम कैंसिल हुआ, लीक हो गया था। इसके कारण यूपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम था उसमें भी दिक्कतें हुई थी, वो भी आपका कैंसिल किया गया। यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम था उसको पोस्टपोन किया गया इसी वजह से। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो यूपीएससी के एग्जाम्स हैं, यूपीएससी के एग्जाम्स में भी हमें गड़बड़ियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये जितने भी, चाहे छोटे से छोटा लेवल का एग्जाम हो, बड़े से बड़े लेवल का एग्जाम हो, सभी जगह पर आप हर जगह आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो आप कोई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बना देते हैं कि जिससे ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए? क्यों बच्चे को इतना धरना देने की आवश्यकता पड़े? क्यों टीचर्स को वहाँ पर
पर जाने की आवश्यकता पड़े। आपने अभी एक विधेयक लेकर के आए थे 2024 में, उस विधेयक से संबंधित ये चीज़ें थी कि अगर कोई एग्ज़ाम को लीक करता है या फिर एग्ज़ाम लीक करने में हेल्प करता है या फिर सेंटर्स में कोई गड़बड़ियाँ होती हैं, तो ये उसी विधेयक के तो अंतर्गत आ रहा है ना कि सेंटर में तो गड़बड़ियाँ पाई गई थी, तो आपने बोला कि 10 से 1 करोड़ तक हम जुर्माना ठोकेंगे और हम उसको पूरी तरीके से हमेशा के लिए उस सेंटर को कैंसिल कर दिया जाएगा, आगे कभी वो एग्ज़ाम नहीं करा पाएगा। तो फिर एडुकेटी को कैसे दे दिया गया कि वो एग्ज़ाम करा रहा है? 2024 में विधेयक आ चुका है और उसको अभी मिल रहा है, एडुकेटी को ये मिला कि आप क्या एग्ज़ाम करवाइए। कैसे? जब हमारे पास कानून है फिर कैसे मिल गया उसको? कानून है पर उसका हम लोग पालन नहीं कर रहे। तो फिर ऐसे कानून बनाने का क्या फ़ायदा है जिनका पालन नहीं किया जा सकता? और फिर ऐसे सोल्यूशन का क्या फ़ायदा है कि हमें हर बार यही करना पड़ेगा? बहुत सारे बच्चे हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट था एसएससी में, जिनकी एज हो गई थी, लास्ट अटेम्प्ट था, अब वो क्या करेंगे? अभी उनको वापस बोला है कि हाँ रिकंडक्ट होगा, कि हम एक बार आगे देंगे। तो यानी कि आप चांस दोगे, जिनका एज हो गया है, मान लीजिए वो आज उनका लास्ट चांस था इस एज में, वो इसी बार दे सकते थे, वो नेक्स्ट ईयर नहीं दे सकते, तब उनको ये भी करना होगा कि भाई वो बच्चे जो इस बार लास्ट था वो अपना नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे पाए। तो इस तरीके की व्यवस्था करनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो सारी बातचीत हुई है लेकिन अभी संतुष्टि पूरी तरीके से नहीं है, कुछ परमानेंट सोल्यूशन आप लोग चाहते हैं? परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए ना इस चीज़ का। तो अभी क्या ये जो आंदोलन जो आप लोगों ने छेड़ा, शिक्षकों ने और छात्रों ने, ये अभी जारी रहने वाला है या फिर अब थम गया है? सरकार से बातचीत हो गई है? सरकार से बातचीत हो गई है तो संतुष्टि तो ज़रूर है छात्रों में, थोड़ी बहुत उनको आस मिल रही है कि हाँ कि हमारे साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा, और अगली बार से ये जो हजार अंडमान निकोबार जो सेंटर्स जा रहे हैं वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कहा गया है कि 100 किलोमीटर के दायरे में भी अब आपको सेंटर देना है। सेंटर देने का अभी मैं आरओ से रिलेटेड भी आपको बताऊंगी। ये आरओ के जब एग्ज़ाम हुए तो इस बीच अभी तक आरओ के सेंटर ना 150 किलोमीटर दूर कभी नहीं दिए गए थे, 200 आरओ के पेपर में भी इस बार सेंटर्स आपके बहुत ज़्यादा दूर दिए गए। तो इस चीज़ का भी एक प्रॉपर सिस्टम बनना चाहिए कि कितना सेंटर्स कितना दायरे में, हाँ, कि वहाँ पर स्टूडेंट जाएंगे और कितने दायरे में सेंटर्स होना चाहिए महिलाओं के लिए और जो आपके जो छात्र हैं उनके लिए। तो अभी आपने सुना मैम को, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक ऐसे देश में जो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब बन चुकी है, ऐसा हम दावा करते हैं, और विश्व गुरु बनने की तादाद पर है, और वहाँ पर सिचुएशन ऐसी है, ऐसा हो गया है कि जब तक शोर नहीं मचाएंगे तब तक प्रशासन को सुनाई नहीं देगा। इसका मतलब कि जंतर मंतर पे जो ये आंदोलन हुआ है उससे अब मंत्रियों से बात करके कुछ राहत तो मिली है, लेकिन एक परमानेंट सॉल्यूशन की तलाश है, तो वो मिलता है ऐसा हम आशा करते हैं कि आगे से ऐसी कोई भी तकलीफ स्टूडेंट्स को या शिक्षकों को ना आए और उनका जो भविष्य है वो सही हाथों में जाए। तो इसकी हम आशा करेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।